Hello guys and welcome back to our YouTube channel Magical Education once again. वेलकम बैक भी बोल दिया और मैंने once again भी बोल दिया. ओके, तो यहाँ पे आज का जो हमारा सेशन है वो होगा हिंदी, जो हम वर्ण, उच्चारण और वर्तनी पढ़ रहे थे उसका पार्ट 2 है आपका. और मैं आपको ये बता दूं कि मैं फर्स्ट पेज यहाँ पर लगाना भूल गई हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही आपको बता देती हूँ कि इसका पार्ट 2 है. पार्ट 1 में हमने स्वर पढ़ा था, पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे व्यंजन. थंबनेल में तो आपको वो फर्स्ट वाला पेज दिख रहा ही होगा, तो यहाँ पे हम ऐसे ही देख लेते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें हिंदी आती है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये आपके लिए, क्योंकि इसके पहले वाला जो हमारा सेशन था, इसके पहले हमने पूरा हिंदी टॉपिक कंप्लीट करके रखा है, हिंदी भाषा का इतिहास. उसमें हिंदी शब्द कहाँ से आया, हिंदी भाषा कैसे कैसे बनी और कौन सी हमारे हिंदुस्तान में बोली जाती हैं वगैरह, काफ़ी कुछ चीज़ें आपको देखने को सीखने को मिलेंगी. तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पूरा सीरीज़ है आपका, आप हिंदी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे लिंक भी कर दूंगी प्लेलिस्ट, वहाँ से भी आप देख सकते हैं. सेकेंड टॉपिक है हमारा ये, यानी कि वर्ण, उच्चारण एवं वर्तनी. इसके बाद ये हम थियोरी कंप्लीट करने के बाद ही हम इसके क्वेश्चंस और आंसर भी सेम सेशन में करेंगे, सेम सेशन यानी इसी टॉपिक के जो भी आगे आने वाले सेशन है उसमें. तो चलो स्टार्ट करते हैं. व्यंजन. जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से अबाध गति से नहीं निकलती वरन उसमें पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है, वो व्यंजन कहलाती है. स्वर में मैंने आपको बताया था कि जो हवा है वो आपके मुख से अबाध गति से निकलेगी, यानी कोई भी बाधा नहीं आएगी. लेकिन व्यंजन में ऐसा नहीं होता है, इसमें अबाध गति से नहीं निकलती है, उसमें पूरे रूप से या अपूर्ण थोड़ा सा अवरोध होता है. दूसरे शब्दों में वे ध्वनियां जो बिना स्वरों की सहायता के लिए उच्चारित नहीं हो सकती, वो क्या कहलाती हैं? व्यंजन कहलाती हैं. यानी व्यंजन को उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, जैसे क, धन अ, क. ठीक है, तो ये आपका व्यंजन हो गया. इजी था. आगे देखिए, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन आपके 6 प्रकार के होते हैं, जो कि क्या क्या है? स्पर्श व्यंजन. स्पर्श व्यंजन यानी क्या होता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का कोई न कोई भाग मुख से किसी न किसी भाग को स्पर्श करता हो, उन्हें आप क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं. यानी जो आपकी जीभ है उसका कोई न कोई एक पार्ट आपके पूरे मुख के किसी न किसी एक भाग को स्पर्श कर लेगा, तो उन्हें क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन कहेंगे. तो स्पर्श व्यंजन है कितने? तो जो हमारा क है, यानी क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म तक का जो है, यानी जो 25 है व्यंजन, वो आपके स्पर्श व्यंजन है. इन्हें जो है वो आपके 5-5 के वर्गों में विभाजित कर दिया गया है, और इसीलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं. जैसे क से अंग तक क वर्ग, च से ञ तक च वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अड़ तक ट वर्ग, त से न तक त वर्ग, और प से म तक प वर्ग. तो ये हो गए आपके स्पर्श व्यंजन. अगला हो गया आपका अनुनासिक व्यंजन. अनुनासिक व्यंजन क्या होता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जो आपकी वायु है वो नासिका मार्ग से निकलती है, यानी आपके नाक के माध्यम से निकलती है, उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक व्यंजन कहते हैं. जैसे अंग, इय, अड़, न, म, ये क्या है आपके? ये अनुनासिक व्यंजन है. ठीक है, अगला देखिए. तीसरा, अंतस्थ व्यंजन. अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? इसके बारे में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाता है फिर भी वायु स्वरों की भांति बीच से निकल जाती है, यानी बोलते समय मुंह हमारा सिकुड़ जाता है, छोटा जाता है, लेकिन फिर भी वायु जो है वो स्वर, जैसे स्वर की वायु निकलती है उसी तरीके से आपके मुख से वायु निकल जाएगी. तो उन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं. जैसे आप बोल के देखिए, य, र, ल, व, ये सारे क्या हैं? ये आपके अंतस्थ व्यंजन है. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. ऊष्म व्यंजन. ऊष्म व्यंजन क्या होता है? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट या सुरसुराहट सी प्रतीत होती है, उन्हें आप क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं. जैसे श, स, ह.
जब आप बोलेंगे तो एक सुरसुराहट सा आएगा, आप बोल के देखेंगे श स ह, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन। अगला क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जो आपकी जीभ है उसकी उल्टी हुई नोक तालु को छूकर झटके से हट जाती है, यानी आपकी जीभ रोल होगी, ऊपर उठेगी, तालु को छुएगी और तुरंत नीचे आ जाएगी, उससे क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ड़ और ढ, ड़ ढ, ड़ ढ। आप बोल के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन। अगला क्या है? आपकी संयुक्त व्यंजन। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, यानी इनके उच्चारण में आपको एक अलग व्यंजन की आवश्यकता होगी। एग्जाम्पल देखेंगे तो क धन स छ होता है, लेकिन जब आप छ बोलेंगे तो आपको लगेगा क धन छ है, लेकिन असल में ये क धन स होता है, सठकोड़ वाला। त धन र त्र, ज धन इय ज्ञ, ज धन इय, लेकिन अगर आप ज्ञ को उच्चारण की दृष्टि से देखें तो ग धन य ज होता है। श धन र श्र। तो ये क्या हो गया? आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन यानी जो दो व्यंजनों की सहायता से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आगे देखो, अब व्यंजनों का उच्चारण। तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी व्यंजनों को 8 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? पहला देखिए कंठ व्यंजन। कंठ व्यंजन क्या है? तो जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा के पिछले भाग से कोमल तालु का स्पर्श होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? कंठ व्यंजन कहते हैं। यानी जब आप किसी व्यंजन का उच्चारण कर रहे हैं और जो आपकी जीभ है उसके पिछले कोने से आपके तालु का स्पर्श हो, जैसे आप क बोले, ख बोले, ग बोले, घ बोले और अंग बोले, तो इसमें आपकी जीभ का जो पिछला हिस्सा है उससे आपके तालु स्पर्श करेगी, तो इन्हें आप क्या कहेंगे? कंठ व्यंजन कहेंगे। अगला देखते हैं तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग कठोर तालु को स्पर्श करता है। कठोर तालु देखो, आपके जो तालु है वो कहीं पे कोमल होता है और कहीं पे कठोर होता है, तो उसकी बात करी गई है। तो जब आप च बोलेंगे तो आपकी जीभ का आगे वाला भाग आपके तालु से टच करेगा। बोल के आप देख सकते हैं च, छ, ज, झ, इय, श, य, ये सारे क्या है? तालव्य व्यंजन है। ठीक है, तो ये आपका हो गया तालव्य व्यंजन। अगला क्या आता है भाई? मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन क्या होते हैं? तो देखो, कठोर तालु के मध्य का भाग क्या कहलाता है? मूर्धा कहलाता है। ठीक, तो जब जिह्वा की उल्टी हुई नोक का निचला भाग मूर्धा से स्पर्श करता है, ऐसी स्थिति में उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? मूर्धन्य ध्वनि कहते हैं। इजी है, ट, ठ, ड, ढ, अड़, यानी तालु के बीच के भाग में आपकी जीभ रोल करके ऊपर जाएगी और टच करेगी, ट। इसी तरह से ठ, ड, ढ, अड़, ये क्या है? मूर्धन्य व्यंजन। अगला देखें, दंत्य व्यंजन। दंत्य व्यंजन क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा की नोक ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है वो क्या कहलाते हैं? दंत्य व्यंजन कहलाते हैं। दंत यानी दांत, तो आपकी जो जीभ है उसकी नोक आपके दांतों को स्पर्श करेगी, ऊपरी दांतों को स्पर्श करेगी, जैसे त, थ, द, यानी सामने के दांतों को स्पर्श करेगी, ध, स, ये क्या है? दंत्य व्यंजन है। पांचवा क्या है? ओष्ठ्य व्यंजन। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जो दोनों ओष्ठ होते हैं, यानी दोनों जो आपके होठ होते हैं उनके द्वारा सांस का अवरोध होता है, यानी वो दोनों सांस का अवरोध करेंगे, उन्हें ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। जैसे प बोलने में आपकी होठ बंद हो जाती है, प, फ, ब, भ, म, ये सारे क्या है? आपके ओष्ठ व्यंजन है। अगला क्या है? दंत्योष्ठ व्यंजन, यानी दांत प्लस ओठ। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में आपका निचला जो ओठ है वो दांतों को क्या करे? स्पर्श करे, उन्हें दंत्योष्ठ व्यंजन कहते हैं। जैसे व, जब आप व बोलेंगे तो आपके जो निचला वाला होठ है वो आपके ऊपर की दांत को स्पर्श करेगा, तो इन्हें व क्या है? दंत्योष्ठ व्यंजन। अगला क्या है? वर्त्स्य व्यंजन। तो ये ऐसे व्यंजन है जिनका उच्चारण में जो आपकी जीभ है
वो ऊपरी मसूड़ा जिसको कि वर्ड्स कहते हैं का स्पर्श करती है, जैसे न, र और ल। तो ये हो गए आपके 7 तरीके। अब 8वां देखते हैं। तो 8वां क्या है? स्वर यंत्रमुखी या काकल्य व्यंजन। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में अंदर से आती हुई जो आपकी सांस है वो तीव्र वेग यानी तेज गति से स्वर यंत्र पर संघर्ष उत्पन्न करती है, यानी थोड़ा सा उस पर फोर्स लगाती है, उसे स्वर यंत्रमुखी व्यंजन कहते हैं, जैसे ह। ठीक है। अब देखो, उपरोक्त 8 वर्गों के विभाजन के अतिरिक्त व्यंजनों के उच्चारण हेतु कुछ और बिंदु भी दिए हुए हैं, जो कि ऐसे हैं। तो घोषत्व के आधार पर घोष का अर्थ स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन है, यानी जो आपकी स्वर तंत्रियां हैं उसमें ध्वनि का जो साउंड का जो वाइब्रेशन होता है उसके आधार पर। ठीक। तो पहला क्या है? अघोष। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ही ना हो उसे अघोष व्यंजन कहते हैं। सिंपल सी चीज है। तो आपके प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष ध्वनि होती है, जैसे क वर्ग में क ख, च वर्ग में च छ, ट वर्ग में ट ठ, त वर्ग में त थ और प वर्ग में प फ। दूसरा क्या है? घोष। अच्छा देखो, अघोष में कंपन नहीं हो रहा था, घोष में कंपन होगा। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन क्या होता है? घोष होता है, जैसे ग, घ, अंग, ज, झ, इय, ट, ठ, अड़। जब आप बोलेंगे तो ये आपको खुद समझ में आएगा। तो ये हो गया आपका घोष। अगला होता है प्राणत्व के आधार पर। प्राण का यहाँ पे मतलब जिंदगी वाला प्राण नहीं है, प्राण का अर्थ है हवा से। तो अल्प प्राण यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, अल्प यानी कम, वहां पे अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का जो पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन है वो अल्प प्राण होता है, जैसे क, ग, अंग, च, ज, इय। इनको बोलने में कम वायु निकलती है। दूसरा क्या है? महाप्राण। तो जिसमें अधिक हवा निकले वो महाप्राण। तो पहला, तीसरा और 5वां तो अल्प प्राण है, तो बचा कौन सा? दूसरा और चौथा। तो ये क्या होते हैं? महाप्राण ध्वनि होती है, जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ आदि। अच्छा, अगला क्या है कि उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि। तो उच्चारण की दृष्टि से जो व्यंजन है उसको 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या है? संयुक्त ध्वनि। तो 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर संयुक्त ध्वनियां कहलाती हैं। ठीक है। 2 या 2 से अधिक ध्वनि को मिला दो तो इन्हें संयुक्त ध्वनि कहेंगे, जैसे प्राण, घ्राण, क्लांत, क्लान, प्रकर्ष इत्यादि में संयुक्त ध्वनियां अधिकतर तत्सम शब्दों में पाई जाती हैं। ये जो ध्वनि होगी आपकी वो तत्सम शब्दों में पाई जाएगी। यहाँ पे देखो, प्राण, घ्रा, क्ला, क्ला, प्र, ये सारी क्या है? संयुक्त ध्वनि है। दूसरी संपृक्त ध्वनि। तो जब एक ध्वनि 2 ध्वनियों से जुड़ी हो तब वो संपृक्त ध्वनि कहलाती है, जैसे कंबल। यहाँ क और ब ध्वनियों के साथ कौन जुड़ा है? म जुड़ा है। तो ये क्या हो गई आपकी? संपृक्त ध्वनि। अगली युग्मक ध्वनि। तो जब एक ही ध्वनि द्वित्व हो जाए तो वो क्या कहलाती है? युग्मक कहलाती है, जैसे अक्षुण्ण। तो आधा न पूरा न, उत्फुल्ल आधा ल पूरा ल, दिक्कत आधा क पूरा क, प्रसन्नता आधा न पूरा न। तो ये क्या हो गई? आपकी युग्मक ध्वनि हो गई। तो ये हो गई आपकी सारी ध्वनियां। और ये पूरे हमने उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, उनका उच्चारण कैसा होता है और उनका उच्चारण क्या स्थान क्या होता है, वो सब हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि वर्तनी। तो उसमें हम वर्तनी पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।